सभी छात्र छात्राओं का बायोलॉजी शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों हेतु जीव विज्ञान 2023 के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आगामी 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी की पुनरावृत्ति होती है, बारंबार पूछे जाते हैं। आइए देखें 2023 के जीव विज्ञान के सैद्धांतिक पेपर में क्या क्या पूछे गए थे, उनका क्या आंसर होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि ये जो जीव विज्ञान का पेपर है 2023 का, इसमें आपको हल करने के लिए समय रहेगा 3 घंटे और ये कि पूर्णांक इसका है 70 और 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, प्रयोगात्मक। तो 70 30 100 नंबर का ये टोटल होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ये इंस्ट्रक्शन सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब एग्जाम शुरू होता है तो और आपको पेपर मिलता है तो आप पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिएगा। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से जो है पढ़ना है, समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझनी है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है और तभी जाकर के उसका सही आंसर आप लिखें। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और इसका जो प्रत्येक जो सेक्शन है उसमें 4 विकल्प हैं और उसमें से एक सही होगा। उस सही विकल्प का आपको चयन करके अपने आंसर बुक में आपको क्या करना है, उसको लिखनी है। 2 से 7 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक 1 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 8 से 17 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 18 से 25 तक 3 अंक के हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 से 28 तक 4 अंक के प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, कोई ज्यादा इसमें आपको विकल्प नहीं है कि अथवा जैसे आपने देखे होंगे कुछ प्रश्नों के हो सकते हैं लेकिन ज्यादा विकल्प इसमें नहीं है। तथापि कतिपय प्रश्नों के आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। कुछ प्रश्नों के आपको अथवा के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है कि इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन हल करें। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही क्या करना है, आपको उत्तर देना है। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे अथवा वाला भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको या तो अथवा वाला करें या पहला, इन दोनों में से आपको जो है कि हल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा गया था विगत 2023 के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में। तो प्रश्न संख्या 1 पर हम डिस्कस करते हैं। पहले प्रश्न संख्या के कई यहाँ पर सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, क ख ग घ ग, इस प्रकार से आगे। पहला इसमें दिया हुआ है द्विनिषेचन की क्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। 4 ऑप्शन है, शैवालों में, दूसरा ब्रायोफाइट्स में, तीसरा अनावृत बीजी में और चौथा आवृत बीजी में। तो द्विनिषेचन होता है एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी में। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आवृत बीजी। आवृत बीजी में द्विनिषेचन की क्रिया होती है और द्विनिषेचन की जो खोज की थी S.G. नवासिन ने किया था। ठीक, और द्विनिषेचन की क्रिया के उपरांत जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके उपरांत एक कोशिका बनती है जिसको कहते हैं भ्रूण पोष। और ये भ्रूण पोष जो बनता है
ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संलयन करता है जो दूसरा मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट, ये इसके साथ संलयन करता है और भ्रूण पोष बनाता है। और भ्रूण पोष होता है त्रिगुणित यानी कि 3n, याद रखिएगा। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम टर्नर्स सिंड्रोम इज, 4 ऑप्शन है 48, 46, 47 और 45। तो जो टर्नर सिंड्रोम का जो रोगी होता है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है, गुणसूत्र अपनी जो एक निश्चित संख्या है 46 उससे एक कम हो जाता है, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका 45, 46 से 45 हो जाते हैं, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा चौथा 45। गौ है द्विनाम पद्धति में आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन? 4 ऑप्शन होमो सेपियंस, पैंथरा टाइग्रिस, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम पूछा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा होमो सेपियंस। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गौ का पहला होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ये राइट आंसर है। अगला है प्रतिजैविक का निर्माण होता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, 4 ऑप्शन है विटामिनों द्वारा, प्रोटोजोन्स द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा और रसायनों द्वारा। तो जो प्रतिजैविक जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला खोजा जाने वाला जो एंटीबायोटिक्स था या प्रतिजैविक वो था पेनिसिलिन, और इसको बनाया गया था एक कवक पेनिसिलियम नोटेटम, और इस पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इससे आप देख पा रहे होंगे कई प्रकार के क्वेश्चन बन गए हैं। कई बार आता है कि पेनिसिलिन किस कवक से बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा। सर्वप्रथम खोजा जाने वाला एंटीबायोटिक्स कौन सा है, तो ये हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस प्रकार इसमें एक क्वेश्चन के साथ कई प्रश्न यहाँ पर जो है कि है सॉल्व हो रहे हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक उसको देखें, समझें और अपनी तैयारी अगले बोर्ड परीक्षा यानी कि जो 2024 आगामी आने वाला है उसकी आप तैयारी करें। अगला है निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक एनिमल है? Which is (R) ट्रांसजेनिक एनिमल इन द फॉलोइंग? 4 ऑप्शन खरगोश, गाय, भेड़ और उपरोक्त में से सभी। तो ट्रांसजेनिक एनिमल खरगोश भी है, भेड़ भी है और गाय भी है। रोजी गाय आपने सुना होगा, रोजी गाय ये ट्रांसजेनिक एनिमल है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही ऑप्शन निकल करके आ रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? तो 4 ऑप्शन है विटामिन ए, अल्फा कैरोटीन, एंथोसाइनिन और क्रिएटिन। तो जो गोल्डन राइस है उसमें होता है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए। और जहां तक यहां पर जो है कैरोटीन की बात है तो यहां पर अल्फा है, जबकि क्या होगा बीटा कैरोटीन। तो इस प्रकार से जो है विटामिन ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का पोषण स्तर होता है। द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ह्यूमन इन एन इकोसिस्टम इज। पहला है प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर। तो
तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र में या एक इकोसिस्टम में मनुष्य का जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है चतुर्थ पोषण स्तर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चौथा चतुर्थ पोषण स्तर। अगला है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं। इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स मॉडिफाइड इनटू, जो मरुस्थलीय जो पौधे हैं उनकी पत्तियां किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं? 4 ऑप्शन है, तने में, कांटों में, फलों में और जड़ों में। तो मरुस्थल में पानी की कमी होती है, तो पानी जितना पौधों में है उसका हरासमेंट ना हो, वो लॉस ना हो, इसलिए जो है मरुस्थलीय पादपों में जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। तो आपने नागफनी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसके इस प्रकार से जो है स्पाइन्स लगे हुए होते हैं, कांटे हैं ये, ठीक है। और ये जो कांटे हैं इसकी पत्तियां हैं। तो इससे क्या होगा? रंध्र जो है कि अंदर धंस जाएंगे, जिससे वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। तो मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कांटों में। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, ये लघु बीजाणु ये वाला, और यहाँ पर जो है कि लघु बीजाणुधानी का एक विस्तारित परिदृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसकी जो सेल्स है इस प्रकार से दिखाई देती हैं। यहाँ पर आंतरिक परत पूछ रहा है। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो सबसे बाहर वाली जो परत है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली परत है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के ठीक नीचे ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। और ये सबसे भीतर आपको चौथा यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली लेयर, इनको कहते हैं टेपिटम। ये क्लियर हो गया? टेपिटम। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? सबसे आंतरिक परत ये हो जाएगा टेपिटम। टेपिटम ये। और टेपिटम का काम क्या होता है कि जो विकसित हो रहे जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, उन पराग कणों को जो है क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है, उनको जो है कि है पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन? तो ये आंसर इसका हो जाएगा बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन को हम जो है कि पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे इसको। तो पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। तो आप जो है बिंदु उत्परिवर्तन को यहाँ पर इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। कई बार आ जाता है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है और एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो बिंदु उत्परिवर्तन डीएनए के किसी एक क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाला परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है हंसियाकार कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो डीएनए का जो क्या है एक क्षार युग्म है, बेस पेयर है या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसके क्रम में क्या हो जाता है? चेंजेज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसी परिवर्तन को कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन। तो राइट आंसर हो गया बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। चौथा है डार्विन की फिंचेज कहाँ पाई जाती हैं? तो डार्विन की फिंचेज पाई जाती हैं गैलापैगोस द्वीप पर। गैलापैगोस द्वीप पर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर का है तो गैलापैगोस द्वीप। अगला है एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, आई इम्यूनो डी डिफिशियंसी, एस सिंड्रोम। तो ए फॉर यहां पर हो जाएगा एक्वायर्ड, आई स्टैंड फॉर इम्यूनो, डी डिफिशियंसी और एस स्टैंड फॉर सिंड्रोम। ठीक है। और एड्स जो रोग होता है वो है उसका जो वायरस है वो होता है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस।
अगला है बीटी विष किस जीवाणु से प्राप्त होता है? इसी में नाम छुपा हुआ इसका बीटी, और इसका आंसर हो जाएगा बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस। तो बीटी विष एक प्रकार का जैव विष होता है, और ये एक जीवाणु जिसका नाम बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस से निर्मित किया जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका आपको लिखना है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। अगला है सीएफसी गैस का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएफसी का पूरा नाम आपको लिखना है सी क्लोरो, एफ फ्लोरो और सी कार्बन्स। तो ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणीय विकास में अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो भ्रूणी विकास में अपरा द्वारा उत्पादित दो हार्मोन्स के नाम लिखने हैं। तो पहला यहां पर हो जाएगा HCG और दूसरा यहां पर हो जाएगा HPL। HCG क्या है यहाँ पर? H का यहाँ पर मतलब है ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, C कोरियोनिक और G गोनेडोट्रोपिन। इसी प्रकार HPL ह्यूमन, और P का मतलब यहाँ पर है प्लेसेंटल, और L का मतलब है लैक्टोजन। ये तो इस प्रकार से ये जो है भ्रूणीय विकास में अपरा द्वारा उत्पादित दो हार्मोन्स हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा एस्ट्रोजन भी यहाँ पर जो है कि हैं लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ से जो है कि हैं स्रावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आज का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक ये पहला जो सेक्शन है, इसको हम अलग अलग सेक्शन में हम इसको जो है कि हैं सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे जितना भी होगा, क्योंकि इसके बाद बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके जो है इनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो तक आप अपना इसको अभ्यास करें, देखें कि किस प्रश्न का क्या आंसर लिखना था। मिलते हैं अगले वीडियो में।